नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 14 जून को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लोगों से सुझाव मांगे और आखिरी जानकारी तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव अब तक लॉ कमीशन को मिल चुके हैं। इनमें से एक सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी भेजा गया है। 3 पन्नों का जवाब है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई बातें अपने जवाब में लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो जरा आपको बता देती हूं। यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है, ये लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। बिना किसी ब्लूप्रिंट के सुझाव मांग लिए गए। पर्सनल लॉ शरीयत का हिस्सा है, मुसलमानों की पहचान से जुड़ा हुआ यह मामला है। मुसलमान अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं है। यूसीसी हर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला है। लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, यह भी साफ कर दिया गया है। एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह साफ किया कि यूसीसी के खिलाफ अपने अभियान के तहत उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन बड़े नेताओं से मुलाकात की है। वहीं बोर्ड यह भी कह रहा है कि वो शरई अदालतों का विस्तार भी अभी जारी रखेगा। और दूसरी तरफ जमीयत है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी अपने जवाब में साफ कर दिया कि पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक फेरबदल मुमकिन नहीं है। यानी मुस्लिम संगठनों के रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यूसीसी पर समझौता वो नहीं करेंगे। तो अब बड़ा सवाल, मुसलमानों को यूसीसी ना मंजूर तो फिर टकराव कैसे होगा दूर? सवाल यह भी कि जब कानून एक समान तो कैसे मिट जाएगी मुसलमानों की पहचान? और सवाल यह भी कि जब पूर्वोत्तर आदिवासियों और सिखों को रियायत दी जा रही है तो एक देश एक कानून कैसे बन पाएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। पहले बात पलटवार। पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि जितनी बातें आपने कही है ये हमारे सामने है और हम जब भी इस पर पार्लियामेंट में बहस करेंगे, पार्टी जब ड्राफ्ट आएगा तो हम इन सब चीज़ों को सामने रखकर अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि हम लोग तो चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में रहे हैं, लेकिन हम ये बात भी तकरार से कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं आपके सामने कि हम डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। पवार साहब ने भी ये बात कही है कि जो बातें आपने कही हैं इन सब बातों से मुझे पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, चाहे मांगेंगे हम प्रधानमंत्री से। एक घर में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। आखिर जो मुस्लिम समाज के लोग यूरोप में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, वहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उनका धर्म कहाँ कब्जे में होता है? किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं है यूसीसी। আজকে দেখলাম কাগজে একটা কাগজের উপরে বলছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আর দেরি করা যায় না। এরকম মূর্খ কথা কোথা থেকে এলো? प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है। सभी जितने भी लोग हैं उनको सबसे बातचीत करके सरकार उस कानून बनाएगी और मेरा ऐसा मत है कि ये कानून कॉमन सिविल कोड देश के नागरिकों के हितों के लिए भी और उसी कानून के आधार पर लोग अपना शासन की व्यवस्था चले। सच्चा मुसलमान होगा, कोई भी कानून आ जाए हम अपने इस्लामी कानून के मुताबिक काम करेंगे। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1948 में ही अपने संविधान में लिख दिया था कि भाई आर्टिकल 44 के तहत जो है सभी सरकारों को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि वो समान नागरिकता संहिता बनाने में काम करेंगी। अगर उनका बस चलता तो बाबा साहब कभी के समान नागरिक संहिता वहीं पर उसमें बिल्ट इन कर देते। सिर्फ ये मुसलमान ही के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सी और लोगों ने, कम्युनिटीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ स्टेट्स ने भी उसकी मुखालफत की है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। 10 शरई अदालतें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत चल रही है। जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ हम दारुल क़ज़ा कायम करने की योजना बना रहे हैं।
खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। आतिफ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज के, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब इस वक्त मौजूद हैं, विधायक आरजेडी के। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में इस चर्चा में, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मौलाना अली कादरी जो कि अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले आतिफ रशीद साहब का मैं रुख करूंगी और उनसे ये समझूंगी, जो आपत्ति चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमीयत हो उसकी तरफ से जताई जा रही है, उसमें सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि साहब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये सारी कवायद है। आतिफ रशीद साहब, देखिए रुमाना जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मुसलमानों की जो इस्लामिक संस्था हैं, मजहबी संस्था हैं, वो किस आधार पर मुझे आपकी आवाज मेरी आवाज जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका भी सबके सामने नहीं आया, संभवतः कुछ चर्चाएं जरूर मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आ रही हैं, जो लोग सुझाव दे रहे हैं उस सुझाव पर किस प्रकार से इसको मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हमारी संस्कृतियां खलत मुलत हो जाएंगी। कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से हम लोग जो हैं, हमारी अलग अलग मजहबी पहचानें ख़त्म हो जाएंगी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सब लोगों को चर्चा करके इस बात को समझने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो बहनों को, औरतों को, महिलाओं को बराबर हक देने का असल में ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। शादियों की उम्र तय करने का एक ये है। तो इसको कैसे आप मजहब के खिलाफ मान सकते हैं? क्या मुझे आप एक बात ये बताइए, क्या जो लोग गोवा में जो मुसलमान रह रहे हैं वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज है? क्या वो वहां के मुसलमान इस्लाम से खारिज हो गए? क्या ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में जो मुसलमान रह रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां जहां लागू है और वहां वहां मुसलमान रह रहे हैं और अब से नहीं बरसों से रह रहे हैं, तो वहां पर तो मुसलमान और इस्लाम खतरे में नहीं आया है। लेकिन हिंदुस्तान में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार एक रुख दिखा रही है कि उस पर कदम आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर देश में मुसलमानों की तरफ से ये सबसे ज्यादा विरोध जो सामने आ रहा है, अख्तरुल इस्लाम साहब, क्या ये विरोध ही राजनीति की वजह से हो रहा है? नहीं, देखिए, हम तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या एतराज किया, किन लोगों ने क्या एतराज किया, हम उसका पक्ष तो नहीं रखेंगे। आरजेडी का जो मानना है, आरजेडी जी आवाज टकरा रही है, आरजेडी का स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में जो संविधान में जो प्रोविजन किए गए हैं उसको लागू तो ठीक से किया नहीं जा रहा है, और जो डिस्प्यूट पिछले 70 साल से है उसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं। क्या देश में यह नहीं कहा गया कि जो हम लोग में अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसको मिलाने का कोशिश किया जाएगा? आज देश 70 साल के बाद भी 50 करोड़ लोग आज फ्री का राशन लेने को मजबूर हैं। 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। जो संविधान में प्रोविजन किया गया है कि इनको इक्वल लाने का कोशिश किया जाएगा, इस पे काम नहीं हो रहा है। और भारत में के जो हमारे यहाँ मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन की अनेक सिफारिशें लागू नहीं हुई, जिसके वजह से देश के 60 से 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, सिफारिश। ये बड़े बड़े मुद्दे देश में है, समझिए ये क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी 15-17 साल सत्ता में रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं सर, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम किया जाना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यूसीसी जरूरी नहीं है? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, यहाँ यूसीसी को लेकर हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत तक बहुत ही सख्त रुख अपनाया हुआ है, सिरे से खारिज करने की एक कोशिश यहाँ पर नजर आती है।
मुझे लगता है क्योंकि आप यूसीसी को लेकर एक लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं, एक आंदोलन आपने चलाया कि इस देश में समान कानून होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यूसीसी क्या है सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो भ्रम है यूसीसी को लेकर वो दूर हो सके। अश्विनी उपाध्याय जी। देखिए रोमाना जी, अभी हम लोग यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं आपके पैनल पे और आपको लेके 7 हो गए। हम 7 का वोटिंग का राइट इक्वल है। आपको भी एक वोट, आप भी एक वोट देती हैं, मैं भी एक वोट देता हूं, दोनों की वोट का राइट बराबर है। हम सबका क्रिमिनल लायक बराबर है। हम अगर हम 7 अपराध करेंगे, जो अपराध करेंगे सबको एक समान सजा मिलेगी। हम सब के लिए टैक्स ला एक है, हम सब के लिए जमीन वाला कानून एक है, हम सब के लिए नौकरियों में जाने वाला जो भी व्यवस्था है वो एक है, सब व्यवस्था एक है। केवल लेकिन दिक्कत यह है कि रोमाना की बेटी का अधिकार अलग है और मेरी बेटी का अलग अधिकार है। ये गड़बड़ हो रहा है, ये बराबर करना है। मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका ड्रेस कपड़ा एक जैसा पहनने एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है कि किसी की आइडेंटिटी बिगड़ जाएगी। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि सबको एक जैसा एक तरीके से अपना अपना रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि लोगों के कस्टम में इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि लोगों के त्योहारों में कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि सबके ट्रेडिशन एक जैसे हो जाएंगे। ये यूनिफॉर्म मैरिज कोड नहीं है कि सबको शादी एक तरीके से करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबको एक जैसा खाना खाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड नहीं है कि मदरसा मिशनरी स्कूल बंद हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको भाषा एक बोलनी पड़ेगी। सर पूजा को लेकर भी क्लियर कीजिए ना, पूजा पद्धति पर भी कोई आंच नहीं आएगी ना इससे, ये भी क्लियर कीजिए जरा जल्दी से। मैंने बताया तो, ना तो ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड है कि त्योहार सब एक जैसे मनाएंगे, न यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड है, न यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड है, न यूनिफॉर्म कस्टम कोड है जो बार बार कह रहे हैं हमारे कस्टम का क्या होगा, हमारे ट्रेडिशन का क्या होगा। ठीक है सर, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बातें रख दी हैं सर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और बार बार मैं आपके पास इसीलिए आऊंगी ताकि भ्रम दूर हो सके, क्योंकि लोगों में मुझे लगता है जागरूकता है ही नहीं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग राजनीति भ्रमजाल की वजह से कहीं ना कहीं गुमराह हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। दोबारा आऊंगी आपके पास अश्विनी जी। अतीकुर रहमान साहब के पास मैं लेकर चलती हूं दर्शकों को। अतीकुर रहमान साहब, मैंने ये सारी जानकारियां दर्शकों को इस वजह से दिलवाई क्योंकि ये मेरे हाथ में सर, मेरे पास दोनों चिट्ठियां हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो जवाब भेजा है सुझाव के तौर पर लॉ कमीशन को, और जमीयत उलमाए हिंद ने भी जो चिट्ठी लिखी है ना सर, लॉ कमीशन को जो सुझाव भेजे हैं। अब सोचिए सर, क्लियर है कि साहब पूजा पद्धति पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं आने वाला, लेकिन ये जमीयत की जो चिट्ठी है इसका पहला ही पैराग्राफ, एंड आई कोट, मैं पढ़ के बता रही हूं सर वो लाइन जो इसमें लिखी हुई है, हम किसी भी स्थिति में अपने धार्मिक मामलों और पूजा के तरीकों से समझौता नहीं करेंगे। अब बताइए सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है सर, पूजा के तरीकों को लेकर तो इसमें दूर दूर तक कोई बात नहीं है। सर क्या हो रहा है? आपको लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज किया जा रहा है देश के मुसलमान को कि वो इस तरीके का स्टैंड ले रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? अतीकुर रहमान साहब जी। रोमाना जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं देखिए, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जो जमीयत ने सवाल उठाए हैं, इन सवालों का क्लैरिफिकेशन क्या सरकार देने में असमर्थ है? मैं मान रहा हूं कि आपका कहना है और अश्विनी जी ने क्या कहना है कि लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, नमाज या पूजा करने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी सरकार ने के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है? क्या मोदी जी ने ये बात कही है? मोदी जी ने 9 साल के बाद में एक छोटा सा रुख रखा हमारे देश के सामने, और वो क्या था कि मुसलमानों की महिलाएं प्रताड़ित हैं। मुसलमानों ने ट्रिपल तलाक दे दे के उनको प्रताड़ित किया था, बिल्कुल हकीकत है। तो क्या हिंदू महिलाएं प्रताड़ित नहीं है? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर द पावर ऑफ द विल फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड ये रहेगा या नहीं रहेगा, या ये समान हो जाएगा? ये सारे क्लैरिफिकेशन रुमाने दी आपकी तरफ से नहीं, अश्विनी जी की तरफ से नहीं, बल्कि सरकार से, सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है। सर बहुत सही बात आप कह रहे हैं सर, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। इसीलिए सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि अभी तो सुझाव मांगे गए ना,
अभी तो सुझावों के आधार पर वो ड्राफ्ट तैयार होगा ना सर। जब वो ड्राफ्ट सामने आ जाए उसके बाद फिर आप उसको खारिज करें या उस पर सवाल उठाएं तो समझ में आता है। अभी जब कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चलिए मिलकर कदम उठाते हैं एक परिपक्व मैच्योर डेमोक्रेसी बनने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए, जो जेंडर के आधार पर देश में भेदभाव है उसको मिटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुझाव दे दीजिए। लेकिन सर जब सुझाव मांगे गए हैं तभी इतना ज्यादा डर, तभी इतनी ज्यादा बदगुमानी, तभी ये बात कि साहब इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारी पूजा पद्धति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये बातें सर सरकार की तरफ से कोई उनका नुमाइंदा या मंच पर से सरकार का कोई बड़ा नेता तो नहीं कह रहा है। ये सारी बातें तो खुद मुस्लिम समाज से निकल कर आ रही है ना, इसीलिए सवाल मुस्लिम समाज से ही पूछा जाएगा। और शुभ्रास्ता सवाल ये पूछा जाएगा कि सामने जब कोई ड्राफ्ट नहीं तो फिर मुस्लिम समाज में ये डर, क्या ये जानबूझकर अनजान बने हुए हैं इस वजह से ये डर है, या फिर बदलाव चाहते ही नहीं है इस वजह से ये डर है? फिर तो यही सवाल पूछा जाएगा शुभ्रास्ता। नहीं रोमाना जी, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम समाज बदलाव नहीं चाहता। हम जिन लोगों को मुस्लिम समाज का नुमाइंदा मान लेते हैं ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी तरीके का बदलाव हो, या हो सकता है ये अपने अपने घरों में बदलाव करके भी रख रखा हो इन्होंने। इनको नहीं पसंद कि इस नाम पे जो होने वाली राजनीति है वो राजनीति बंद हो। मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है। अदरवाइज आप बताइए ना, अश्विनी जी ने जिस तरीके से डिटेल में बताया कि क्या चीजें नहीं बदलेंगी, उन्हीं चीजों के बारे में भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ऐसा क्यों है रोमाना जी? मैं आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, आप मुझे बताइए क्या आपके मन में संशय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिविल मामले क्या होते हैं, रिलीजियस मामले क्या होते हैं, ट्रेडिशन और कस्टम के मामले क्या होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो महिलाओं के अधिकार के में अड़ंगा बनना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि उस देश में एक ऐसा कानून हो जिसके तहत कोई भी धर्म का किसी जो धर्मनिरपेक्ष भाव से हर स्त्री को, हर पुरुष को समान अधिकार दे? ये उन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए। और जो लोग मुस्लिम समाज का नुमाइंदा बनने का प्रयास करते हैं ये वही लोग हैं जिनको पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज सिरे से नकारता है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार ऐसी हरकतें करते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी रुमाना जी, मैं अपने भी वक्तव्य में संशोधन चाहूंगी। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है वही इनकी जो राजनीति है उसके अंदर झांक रहा हो। एक एवरेज नॉर्मल हिंदुस्तानी, चाहे वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो या वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, जो एक एवरेज मिडिल क्लास जीवन जी रहा है, उसको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला उसके जीवन में, बल्कि बाकी जो सिविल मामले हैं उसमें उसको ही आगे आने वाले समय में न्याय प्रक्रिया के तहत, विधि की प्रक्रिया के तहत उसको समान आंका जाएगा। आप जो बात कह रही है ना कि वाकई में हर इंसान ये समझ रहा है कि साहब हमारी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, पर्सनली हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब मुसलमान और इस्लाम को लेकर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब वो बहुविवाह पर रोक, मतलब 4 शादियां, कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो 4 शादियां करते होंगे? इसीलिए हर मुसलमान ये तो समझ रहा है कि निजी तौर पर उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन मौलाना अली कादरी साहब, क्योंकि आप मजहब के बड़े जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूं कि आप दर्शकों को यह बताएं सर कि क्या बहुविवाह ये इस्लाम का अभिन्न अंग है? क्या अगर 4 शादियों पर रोक लगा दी जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या इस्लाम खतरे में आ गया? अगर हलाला पर रोक लगा दी गई सर इस देश में, तो क्या इस्लाम खतरे में आ गया? और इससे पहले 3 तलाक पर रोक और कानून हम देख चुके हैं इस देश में, कुछ हुआ नहीं है वैसे इस्लाम। देखिए रुमाना जी, इस सबसे पहली बात तो यह है कि अभी लॉ कमीशन ने हमसे सुझाव मांगे हैं, और सुझाव को जो है आप सुझाव के तौर पर दें, उसको नकारे ना। जब तक के ड्राफ्ट में कोई बात सार्वजनिक ना हो जाए और यानी सदन के पटन पर कोई बात ना आए, तब तक हमको जो है रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कि ये सुनी सुनाई हुई बातें हैं। कोई मीडिया के जरिए कोई बात आ रही है तो कोई ये कह रहा है कि जो है हमें कुछ अपने रिसोर्स है उसकी तरफ से हमको ये बात मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले ड्राफ्ट को सार्वजनिक हो जाने दीजिए, उसके बाद में क्या बात जो है एतराज के काबिल होगी या एतराज के काबिल नहीं होगी, उस वक्त एतराज किया जाएगा। देखिए मैडम, मेरा अपना कहना और मानना यही है, और जब से यूसीसी का मैटर अपने देश में आया, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो,
ये लोग हर वक्त एक काम किए हैं जो कौम को रोड पे लाने का काम किए। यहां पर बात वाजे हो चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सिविल कोड है, इसमें हमारी धार्मिक आजादी पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगेगी। अगर कुछ हमारे दाखिली मामलात में इसमें टकराव होता भी है तो हमारे पास काफी विकल्प है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी कर सकते हैं, लॉ कमीशन को जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर बोल सकते हैं कि भाई ये सीधे सीधे धर्म में हमारे जो है मुदाखलत हो रही है, इसको आप रोकिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कौम रोडों पर आ जाए, इनके ऊपर केसेस बुक हो जाए, इनका मुस्तकबिल तारीकी में चले जाए। ये आज से नहीं चल रहा है, ये शाहबानों के जब से आप देखेंगे कि शरीयत के नाम पर एक खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि ड्राफ्ट आने तक इंतजार करें और ड्राफ्ट सार्वजनिक जब हो जाएगा उसके बाद में हम सोचेंगे कि इसको हुकूमत से रुजू करना है। आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब से लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी। अतीकुर रहमान साहब, फिर मुसलमान इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ सुझाव मांगे जाने को लेकर ही इतना डर में क्यों है, इतना खौफजदा क्यों है? उसको क्यों लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? आपने सुना कादरी साहब कह रहे हैं तहम्मुल, लेकिन मुसलमान तो लग रहा है यूसीसी का विरोध करने के नाम पर, और मुसलमान नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत जैसी मुस्लिम संस्थाएं, वो लग रहा है बहुत जल्दबाजी में है यूसीसी का विरोध करने के लिए। क्यों? अली कादरी साहब का कहना बिल्कुल सही है रुमाना जी। यहाँ पर अगर शक शुबा पैदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ में उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करके हमको ये आभास कराया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है। सिखों का नाम क्यों नहीं लिया, ट्राइबल्स का नाम क्यों नहीं लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम क्यों नहीं लिया? शक व शुबा पैदा करना या उसको दूर करना सरकार का काम है रुमाना जी। हम सरकार से वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए बेस्ड है, ठीक है, इसमें दो रंग नहीं होनी चाहिए, और माइनॉरिटी राइट्स एंड द राइट टू इक्वालिटी व्हिच इज फंडामेंटल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अतीक साहब सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल जो उनके कार्यकर्ता थे उनके सामने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रैली में मुसलमानों का जिक्र क्यों किया? तो सर वो तो मुसलमानों की हालत का जिक्र कर रहे थे, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि जाइए मुसलमानों के बीच जाइए, क्योंकि इस देश का जो पसमानदा मुसलमान है वो सबसे ज्यादा दबा कुचला है, सबसे ज्यादा उसका शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा वो वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुआ है। सर वो तो ये पोल खोल रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि वो तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे थे? उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीधा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, और सर अक्सर आप भी इस बात को जानते हैं कि मुसलमान बुद्धिजीवियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये बात कही जाती रही कि साहब बीजेपी तो मुसलमानों को अपने साथ लेना ही नहीं चाहती। तो इसकी कदम की तो प्रधानमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए थी कि उन्होंने तो मंच से खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाइए मुसलमानों के बीच। अतीक साहब, वेरी गुड रुमाना जी। यही तो शक व शुबा पैदा कर रहा है रुमाना जी कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी की लेडीज ही क्यों नजर आती हैं? बोरा कम्युनिटी के अंदर जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन वाला मामला है, क्या बोराओं के बीच में उन्होंने इजिप्ट में या मुंबई में जाके कभी बोलने की हिम्मत की? क्या सिखों के अंदर जो महिलाओं के अधिकारों को मारा जाता है वो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में द पावर ऑफ विल क्या प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? ये बहुत ज्यादा आप जो बात कह रहे हैं मैं जवाब लेती हूँ। आतिफ रशीद साहब, आपने सुना अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था, साहब सारा शक व शुबा उस बयान की वजह से ही है कि ये जो भी कुछ हो रहा है मुसलमानों को निशाने पर लेने के लिए, और मुसलमानों को निशाने पर लेना बीजेपी मतलब चुनावी फायदा, मतलब क्या ये 80-20 वाली राजनीति का हिस्सा है क्या सर? ये उसी की क्रोनोलॉजी वाला हिस्सा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आतिफ रशीद, देखिए रुमाना जी, मैं 2 मिनट आपके चाहूंगा जी। देखिए ऐसा है, इस देश में अभी कुछ साल पहले एक सीएए का कानून आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से खड़े होकर ये कहा था
कि साहब ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही जमीयत उलमाए हिंद, यही मुसलमानों की सो कॉल्ड नुमाइंदा तंजीमों ने पूरे देश भर के मुसलमानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। खुद टेलीविजन चैनलों पर बैठ के, घरों पर बैठकर बयानबाजी करते रहे कि आपका कान चला गया, कान चला गया, कान चला गया, कौवा कान ले गया। कान तो देखो, मुझे बताइए सीए का कानून बनने के बाद किसकी नागरिकता गई? एक मिनट, मैंने आप चुप रहिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था तो आप भी मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था तो आप मत बोलिए। इनको देखिए, इनको सिर्फ एक ही काम करना है, मुसलमानों को अटकाना है, लटकाना है, भटकाना है, इनके मुद्दों से भटकाना है। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, इनसे मैं ये पूछना, आपके पास आ रही हूं, आराम से आतिफ जी अपनी बात रखिए। अतीक साहब बीच में मत बोलिए, दोबारा आपके पास आऊंगी ताकि लोग सुन सकें आतिफ साहब की बात भी। आतिफ जी आइए दोबारा। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से सीए को लेकर माहौल क्रिएट किया गया था, अभी ये अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी वक्ता ने, सरकार के किसी प्रवक्ता ने अभी तक ये नहीं बताया कि हम पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने ये कहा है कि हम पूजा पद्धति में फेरबदल करेंगे? तो फिर आप काहे के लिए चैलेंज करने के लिए खड़े हो गए? टकरार की स्थिति रोमाना जी ये लोग पैदा कर रहे हैं। अभी कोई फ्रेमवर्क सामने आया नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई खाका सामने आया नहीं है, लेकिन इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया कि हम स्वीकार करेंगे नहीं। आप इनसे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अतीकुर रहमान साहब, अगर आपको बहु विवाह पर आपत्ति है, क्या बहु विवाह अपने दामाद के लिए भी स्वीकार करेंगे? क्या 4 शादियां क्या अपने जीजा के लिए भी स्वीकार करेंगे, ये अपने बहनों के लिए? आप ये बताइए, 3 तलाक और हलाला पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा, अगर मुसलमान बहन को बराबर का अधिकार मिल जाएगा, आप देखिए, मैं रोमाना जी, आप भी मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम समाज में तलाक के 4-4 साल से 5-5 साल से लड़कियां घरों में बैठी हैं। इनको मालूम नहीं है, गांव में जाते नहीं है, ये इंटीरियर्स में घूमते नहीं है। 5-5 साल से लड़कियां 1 बेटी 2 बेटी को लेके घर बैठी है, उसको भत्ता नहीं मिलता है, उसके घर वाले भी उसको ताना दे रहे हैं और शौहर ने भी ताना दे रखा है। अगर उस बेटी को भत्ता मिलने लग जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सर, आप जो पॉइंट कह रहे हैं, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले में, शाहबानों के मामले में, सीए एनआरसी के मामले में इस देश के मुसलमानों को रोड पर लाने का काम इन सो कॉल्ड मुसलमानों की संस्थाओं ने करा था, ठीक वही खेल दोबारा खेला जा रहा है। मुसलमानों को दोबारा से अटकाने, लटकाने, भटकाने, उनके मूल मुद्दों से दूर किया जा रहा है। सही दिशा दिखाने का सर, मुसलमानों को गुमराही से बचाने का। क्या आरजेडी इस दिशा में आगे कदम उठाएगी सर, लीड लेगी, या फिर आरजेडी भी वही जो डर की राजनीति यहां पर हम देख रहे हैं बहुत से लोगों की तरफ से की जा रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, जमीयत हो गया, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डराने का काम पहले से शुरू हो गया कि जैसे पता नहीं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो कौन सा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, कौन सा उनके धर्म पर आफत आ जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना सर, फिर ये क्यों इतना उकसाने का काम मुसलमानों को किया जा रहा है सर? रुमाना जी, ये आप अभी जो वक्त, जो साल चल रहा है, सारे देश जान रहा है, दुनिया जान रहा है कि चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो या मोदी जी की हो, 15 साल से सत्ता में है। कभी ये कॉमन सिविल कोड की चर्चा तक नहीं की है। जब इनको कर्नाटक में हार मिलती है, इनको जो इंटरनल सर्वे बताता है कि सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, तो कॉमन सिविल कोड याद आ रहा है। समझिए, ये सब स्टंट है। ये पूरी तरह से इस 24 के चुनाव में हार रहे हैं और कर्नाटक में हारे, पूरे देश का इंटरनल सर्वे बता रहा है हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है। अख्तरुल इस्लाम साहब, आप मेरी एक बात सुनेंगे सर, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। और वो ये सर कि बीजेपी का तो सर चुनावी वादा रहा है सर, शुरू से बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 3 बड़े वादे रहे हैं, अनुच्छेद 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और तीसरा यही यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है सर। ये शुरुआत से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। इसके अलावा सर वो 21वां लॉ कमीशन जो बना था सर, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही बना था। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि मतलब विरोध की वजह आपकी क्या है? विरोध की वजह आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मतलब समान कानून आपके विरोध की वजह नहीं है। आपके विरोध की वजह यह है कि साहब इसको बीजेपी लेकर आ रही है और चुनावी साल में लेकर आ रही है और इससे चुनावी फायदा उठा लेगी, यह है आपके विरोध की वजह?
लिए इनका विरोध है? अख्तरुल इस्लाम साहब, आपसे ही सवाल। कुछ नहीं, जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस देश में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे भटकाना चाहती है, देश में फिर पोलराइज करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो करे। बात समझिए, कुछ भी नहीं। 15 साल में कहां थे ये? क्यों नहीं महत्वपूर्ण? अगर उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था तो आप जो बात कह रहे हैं मैं इस पर जवाब लूंगी। आपको ये डर है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जैसे जैसे गरमाएगा तो बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, क्योंकि इससे आप कह रहे हैं कि साहब पोलराइजेशन, समाज में ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण जब होता है तो फिर अगर 80-20 वाला मामला आता है आगे तो फिर सीधा फायदा बीजेपी को होता है। ये डर सता रहा है ना आरजेडी को। इस पर मैं आगे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद है मुरादाबाद से एसटी हसन, डॉक्टर एसटी हसन ने सरकार को धमकी दी है। एसटी हसन कह रहे हैं मुसलमान कुरान को मानेंगे, मुसलमान यूसीसी को नहीं मानेंगे, हमारे लिए कुरान का हुक्म पहले है, जब ईमान या आस्था पर चोट आती है तो ज्वार भाटा और सुनामी आती है। नुकसान क्या मुसलमान मान ही नहीं सकता इन चीजों। जो बाकी मुसलमान है वो तो कुरान को मानेगा, वो यूसीसी को थोड़ी मानेगा। हम तो कुरान को मानेंगे। हम तो साफ इस बात को कह रहे हैं, हम मुसलमानों से ही पूछ रहे हैं कि कुरान को मानोगे या यूसीसी को मानोगे, तय कर लो। देखिए अभी तो इसका मसौदा आएगा तो बात की जाएगी, कहाँ कहाँ नुकसान है और कहाँ कहाँ कुछ बेहतर हुआ है, मसौदा आने के बाद। लेकिन कुरान की हिदायत से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। सोचिए, ये सांसद साहब हैं, डॉक्टर एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी से आते हैं ये, और ये सीधे सीधे जो बयान दे रहे हैं कि साहब मुसलमान तो कुरान को मानेंगे, मुसलमान तो यूसीसी को मानेंगे ही नहीं, और तब ये बयान दे रहे हैं जबकि यूसीसी का अभी दूर दूर तक कोई ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया। जिस बात का जिक्र अली कादरी साहब आप पहले कर रहे थे, कुल मिलाकर ये नेताओं के जो ऐसे बयान आ रहे हैं सर, ये तो सीधे सीधे मुसलमानों को बरगलाने वाले हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब वर्सेस कुरान, मतलब वर्सेस मुसलमान, मतलब वर्सेस इस्लाम। वही बात आ गई कि ये तो मुसलमान को दिखा रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, यूसीसी के विरोध के लिए सड़क पर उतरो। ये तो हालात बहुत गंभीर सर। देखिए मैडम, यहाँ पर जो बात मुसलमानों में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, हमारे एसडी हसन साहब का मैं अभी बयान सुना, तो पहले हमको, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि सारे आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है वो इस बात को गौर फिक्र करे कि अभी कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी कोई बात सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर आ जाए और जेल में इनकी भर्ती हो जाए। जिस तरीके से सीएए के वक्त भी ड्राफ्ट नहीं आया, अभी किसी के पास फॉर्मेट नहीं आया, लेकिन वहां पे बात कह दी गई कि हमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। बहरहाल ऐसी किस्म की बहुत बातें होती है, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं, सर आपने बात कही कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, तो फिर यहां पर आप ना सिखों को बाहर कर सकते हैं ना आप ट्राइबल्स को बाहर कर सकते हैं। यूसीसी आएगा तो उसमें सरदार जी भी होगा, उसके अंदर ट्राइबल्स भी होंगे, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, और मुसलमानों में जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो यूसीसी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, इसी बात पर कि देखो सिखों को, ट्राइबल्स को अलग किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे 30 सेकेंड और दीजिए रुमाना जी। मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमान जो सच्चा है, साहिब ईमान है, तो उसको चाहिए कि अपनी जिंदगियों में शरीयत लाए, अपनी जिंदगी में शरीयत पर चले। इस्लाम जो रास्ता बता रहा है उस पर आप सख्ती से अमल पैरा हो जाए। अरे लड़ाई झगड़े होंगे, अगर आप बर्बादी की डगर पर जाएंगे तो तभी आप कानून के पास जाएंगे ना। आपको आप नमाज से कौन रोक रहा है, आपको शरीयत से कौन रोक रहा है? अगर आप अपने घर में शरीयत को राइज करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरी बात सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना है। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मौलाना कादरी साहब कर रहे थे कि साहब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और उसके दायरे से आप सिखों को बाहर रख देते हैं,
आप आदिवासियों को बाहर रख देते हैं, आप हिंदू यूनाइटेड फैमिली को लेकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सर फिर जो मैसेज है वो तो यही जाएगा कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। फिर तो सर एक तरीके से आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो जाएगी। एक देश एक कानून, अगर आदिवासियों के लिए अलग कानून रहे, सिखों के लिए अलग कानून रहे या बाकी धर्म वालों के लिए अलग कानून रहे तो। नहीं रोमाना जी, पहली बात तो ये हमारे भी साथी ने भी कहा एचयूएफ का क्या होगा। हाँ। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है। हाँ। एचयूएफ तब किसानों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है, बुजुर्गों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है, ऐसे अलग अलग लोगों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है। उसके लिए तो यूनिफॉर्म टैक्स कोड लाना पड़ेगा। ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या हो तो यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड लाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लिमिटेड दायरा है। दायरा केवल इतना है कि तो सर शादी ब्याह के मामले में, शादी ब्याह के मामले में आदिवासियों को छूट दी जाएगी क्या? फिर सिखों को छूट दी जाएगी क्या? फिर नहीं तो फिर इसके दायरे में मतलब मुसलमान ही आएगा। जो तब्दीली होगी वो मुसलमानों की शादी ब्याह और उत्तराधिकार के मामलों में होगी। बहुत बढ़िया। अब रोमाना जी इसका जवाब सुन लीजिए। 1860 में जो इंडियन पिनल कोड बना था आज चल रहा है, 170 साल बीत गए हैं, वो आज तक ट्राइबल्स पे लागू नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल पे। वहां 1908 में बना हुआ सिविल प्रोसीजर कोड भी आज तक लागू नहीं हुआ। वहां जमीन का मुकदमा ऐसे डिसाइड होता है कि जमीन का विवाद आएगा, कहेंगे एक काम करो, जमीन जो मिट्टी है उसको मुंह में रख लो और कहेंगे कि ये बोलो कि हमारी जमीन है। 3 महीने वेट किया जाता है और अगर किसी पक्ष से किसी की डेथ हो गई तो ये मान लिया जाता है वो झूठ बोल रहा है। आज भी वहां जमीन का मुकदमा, जमीन की मिट्टी को जीप पे रख के टच किया जाता है। और ये ट्राइबल है कितने? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अगर 145 करोड़ के देश में एक करोड़ के लोगों पे चाहे एक सेकंड आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात से मैं ये समझ रही हूं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब आदिवासियों का सोचिए भी मत, आदिवासियों को नहीं लेकर आया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में। आपकी बात से मैं ये मैसेज समझ पा रही हूँ। आप जो मैसेज दे रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैसेज यही जा रहा है सर, और इसी वजह से जो बाकी पैनलिस्ट हैं सर, जो बाकी पैनलिस्ट हैं जवाब देना चाह रहे हैं। 30 सेकंड अच्छा 30 सेकंड और टाइमर ले आइए अश्विनी जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अली कादरी साहब आपके पास आ रही हूँ और अतीकुर रहमान साहब आपके पास भी आ रही हूँ। 30 सेकंड का टाइमर। अश्विनी उपाध्याय, देखिए जहां पे 1860 का इंडियन पिनल कोड आज तक नहीं लागू हुआ, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज तक नहीं लागू हुआ, इनकम टैक्स एक्ट आज तक नहीं लागू हुआ, एविडेंस एक्ट आज तक नहीं लागू हुआ, न वहां पे एजुकेशन कोड आज तक नहीं लागू हुआ। जिन आदिवासियों पे जो मुश्किल से 50 लाख हैं भारत में 145 करोड़ की आबादी में, जहां पे 150 साल पुराने कानून नहीं लागू हुए, वहां पे 2023 का बना हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू हो जाएगा? ये पूरी विवाद जो है वो इसका कारण ये है कि इसका नाम यूनिफॉर्म है। पॉइंट सर, आपने वही बात रिपीट की है। चलिए सुनते हैं मौलाना अली कादरी का इस पर क्या कहना है, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं। आइए मौलाना साहब। देखिए रुमाना जी, अगर ऐसी बात होगी तो बात साफ है कि शरिया लॉ भी अंग्रेजों के दौर का है, तो आप उसको आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? फिर आप ये बात गलत होगी। चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सरदार जी हो, सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना होगा, तभी जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। अरे एक बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमान बयान दे रहे हैं, तो इसी बयानात पर मुसलमान ये कह रहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। सर फिर तो पलटकर मुसलमान पूछेगा ना, जब हम उससे कहेंगे कि साहब एक देश एक कानून, समान अधिकार की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, फिर तो वो सड़क पर खड़ा मुसलमान पूछेगा कि कौन से समान अधिकार की बात कर रही हो? देखा तुमने आदिवासियों को तो छूट दे दी गई, देखा तुमने उनको तो छूट दे दी गई, यहां पर दायरे में तो सिर्फ मुसलमान लेकर आए जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं टारगेट करने का खेल चल रहा है मुसलमानों को। ये सवाल पूछेंगे सर। देखिए अतीकुर रहमान साहब ने भी हाथ उठा रखा है यही सवाल पूछने के लिए। आइए अतीकुर रहमान साहब। अली कादरी साहब, आप बात को समझिए। अश्विनी जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? अश्विनी जी आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि ये ट्राइबल्स, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू, ये सिख, ये क्रिश्चियन, इनकी महिलाएं प्रताड़ित नहीं है भाई। अगर कोई प्रताड़ित है, अगर किसी का हाथ मारा जा रहा है, अगर किसी से भारत की सरकार, मोदी सरकार को सहानुभूति है, तो वो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हैं। इन्हीं के लिए आएगा कोड,
आप लिख के रख लीजिए आज का दिन तारीख रुमाना जी। ये ठीक है सर, आप भी नोट कर लीजिएगा सर, आप भी नोट कर लीजिएगा, जब आएगा तो फिर से बात करेंगे सर, और ये क्लिप भी दिखाएंगे, ये क्लिप भी दिखाएंगे सर। अच्छा आइडिया दिया आपने, नोट कर लेते हैं सर, आज का दिन तारीख सब नोट करते हैं सर। जल्दी से जरा आतिफ साहब का रुख करते हैं। आतिफ रशीद साहब, आपने सुना यहाँ अलग अलग पक्ष जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है आपको सर, ये बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट सामने आए, अभी से ये जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इससे जो एक मंशा थी सरकार की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सहमति बने, वो तो सर दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा ये पूरा मामला पड़ता हुआ नजर आ रहा है और समाज को डिवाइड करता हुआ सर नजर आ रहा है। तो रोमाना जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये स्पष्ट बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है, वहीं से बात आगे शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई एक घर में एक भाई के लिए अलग कानून और एक भाई के लिए दूसरा कानून, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अश्वनी उपाध्याय जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मानता हूं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वह देश हित में कहा है। हाँ। मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से भी सहमत नहीं हूं। जो अतीकुर रहमान साहब बार बार इसको मुसलमानों के इर्द गिर्द लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल इनकी तो मंशा वही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को रोड पे ले आओ। मैं आपको स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है वो भारत देश के लिए आ रहा है। अश्वनी उपाध्याय जी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आएगा वो पूरे देश के लिए आएगा। मेरी भी एक क्लिप आप रिकॉर्ड पर रखिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आए तो देश को जोड़ने के तौर पर, सारे नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के तौर पर यह सामने निकल कर आए, ना कि देश में विभाजन करने के तौर पर एक हथियार बनकर सामने आए। कुल मिलाकर कहते हैं ना कि वो हाथ कंगन को आरसी किया, तो इंतजार कर लेते हैं, आ जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने, उसके बाद और विस्तार से चर्चा होगी। और तारीख और दिन तो नोट करके रखेंगे ही, अतीकुर रहमान साहब नोट करके रखिएगा।